नमस्कार दोस्तों अपनी पहचान हमें अगर छुपा कर रखनी है तो भी अलग बात है, लेकिन अगर छुपा कर नहीं रखनी तो भी उसको उरियां करने में, उसको स्पष्ट करने में, उसको सामने लाने में कोई उज्र या कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती। मैं आज जिस शख्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उस शख्स के बहाने से शेष विषयों पर भी बात करूँगा। वो शख्स है मोहम्मद करीम छागला। क्योंकि देर हो चुकी है चर्चा में आए, हो सकता है कि हम लोग भूल गए हों, हमारी एक युवा पीढ़ी जो है वो तो शायद इस नाम को भूल ही चुकी होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको याद करेंगे तो एक बार याद आने के बाद ये व्यक्ति, ये शख्सियत हमारे जहन से उतरने का नाम ही नहीं लेती। मित्रों, ये एक ऐसे ज़हीन शख्स थे मोहम्मद करीम छागला, जो एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, हमारे देश के विदेश मंत्री भी रहे, हमारे ही देश के दूसरे मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री भी रहे, और इस शख्स ने न्यायपालिका की व्याख्या में जो अद्भुत चीज़ें सामने रखी हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसी बेजोड़ शख्सियतें मित्रों अब आज की सियासत में या आज के सत्ता के तंत्र में, गलियारे में कभी भी दिखाई आपको शायद ना दें। हो सकता है, दुआ करें कि ऐसी शख्सियतें दिखाई दें। इनका दिखाई देना इस बात को यकीनी बनाता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को और अपनी जो एक सभ्य आदतें हैं, तहज़ीब वाली आदतें, उनको हम कायम रखना चाहते हैं। मोहम्मद करीम छागला बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक आत्मकथा जो है वो ज़रूर आई, और आत्मकथा का नाम था रोज़ेज़ इन दिसंबर। दिसंबर का मौसम, जब छागला साहब ने ये किताब लिखी थी तो निश्चित रूप से ये गुलाबों का मौसम माना जाता था। अब तो यह है कि कोई भी फूल किसी भी मौसम में आप खिला सकते हैं। अब तो वो ये नूरजहाँ वाली बात तो है नहीं कि वो नूरजहाँ, मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ दिलचस्पी पैदा करने के लिए कि नूरजहाँ ने एक बार हुक्म दे दिया कि ख़िज़ां का मौसम है, पतझड़ का मौसम है और फूल लाओ। और वो एक नज़्म है लंबी, शायर अहमद नदीम कासमी साहब की ख़िज़ां के फूल, जिसमें फूल लाओ कि फूलों के बग़ैर मलका आलम शबे वस्ल का ऐलान नहीं कर सकती। बहरहाल लंबी नज़्म है, मैं उस तरफ आपको भटकाना नहीं चाहता, लेकिन बात चल पड़ी थी छागला साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी से, जिसका शीर्षक था रोज़ेज़ इन दिसंबर। और उसी बहाने से हम छागला साहब को याद कर रहे थे कि छागला साहब अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे। अमेरिका में जब ये गए, इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के साथ भी मिल जाएंगी। जब ये विशेष रूप से मिलने गए और जॉन कैनेडी ने इनके बारे में जो टिप्पणियाँ की थी वो आज भी ऐतिहासिक हैं। वो कहते हैं इतना नफीस, नफासत पसंद और इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रबुद्ध और इतना सुसंस्कृत और सभ्य और शालीन व्यक्ति मैंने नहीं देखा, जो प्रबुद्ध भी हो, शालीन भी हो। तो इनकी शालीनता का तकाजा ये था मित्रों कि ये जब हवाई अड्डे पर वहाँ उतरे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। तो मीडिया ने उनसे पहला सवाल ये किया, अमेरिकन मीडिया ने, कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है मेरी अपॉइंटमेंट पर, मेरी नियुक्ति पर, मेरी सिलेक्शन पर, क्या कोई इससे फ़र्क पड़ेगा? मीडिया ने कहा जी फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर हमें सूचना देनी है, हमें अपने पाठकों को बताना है। तो कहते हैं उनको पाठकों को बताइए, रीडर्स को, मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। क्या ये होना, भारतीय होना, ये सबसे बड़ी मेरी पहचान नहीं है, और दरअसल में मेरी पहचान सिर्फ ये है कि मैं एक भारतीय हूँ। वैसे आपको स्टडी के पर्पज़ से, अध्ययन के पर्पज़ से बता देता हूँ कि ये एक पारसी खोजा परिवार होता था, समुदाय में खोजा परिवार कहते थे, तो उस परिवार से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कभी भी इनका मज़हब जो है उसकी पहचान बन ही नहीं पाई। वो सिर्फ एक भारतीय के रूप में ही जाने गए और भारतीय के रूप में ही सामने आए, और उन्होंने कानून की अलग अलग जो व्याख्याएं दी वो अद्भुत थी। और इनका एक जो स्टैंड जो आज भी चर्चा में इसलिए प्रासंगिक लगता है कि छागला कहा करते थे
कि जो कानून है ये एक पेशा नहीं हो सकता। मोटी सी बात ये कि इस बात पे अड़े हुए थे। अब ठीक है, अब इसको एक प्रोफेशन माना गया है, लेकिन इसको छागला कहते थे कि ये एक प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रोफेशनल वे से इसमें पेशेवराना अंदाज से जाना चाहते हैं तो आप कानून की किताबें पढ़िए, जज बन जाइए। लेकिन अगर आपने वकालत करनी है और आपने इस फील्ड में जाना है तो आपको एक महीन सी बीच में एक रेखा खींचनी पड़ेगी मर्यादाओं की, कि आप सिर्फ पैसे के लिए वकालत नहीं करेंगे। उनका बार बार यही कहना होता था कि 4 स्तंभ हैं। सीधी सी बात यह है कि संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और ये मीडिया है। तो ये चारों जो स्तंभ हैं, जिस दिन ये चारों स्तंभ सिर्फ रोटी रोज़ी या 4 पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल होंगे, उस दिन लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। ये एक बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने ज़िंदगी में की थी, जो आज भी याद आती है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और चारों ही स्तंभ कहीं ना कहीं लगता है, कभी कभी लगता है कि थोड़े थोड़े चरमराने लगे हैं। सब में कोई ना कोई सेंध, कोई ना कोई एक प्रकार से जैसे कोई कीड़ा खा जाता है ना, खाने वाला कीड़ा जो अक्सर इमारतों को और इमारती लकड़ी को खाता है, वो घुनसा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हमारी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है जल्दी ध्वस्त होने वाला नहीं है। लेकिन जिस ढंग से संसद में अपने दायित्वों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सभी सांसद गंभीर नहीं होते, न्यायपालिका में सभी न्यायाधीश, न्यायमूर्ति या सभी वकील गंभीर नहीं होते, मीडिया में गंभीरता जो अब धीरे धीरे बिल्कुल ये तो विवादों का विषय बनी चुकी है, और यही कार्यपालिका का हाल है जिसने एग्जीक्यूट करना है इंसाफ को। और जो धाराएं बनाई गई हैं अपने हमारे आईपीसी में, उन बातों में, वो सारी की सारी एक व्यर्थ एक कवायद बन गई हैं। तो इस कवायद से बचना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें विशेष रूप से ये हमें प्रेरणा देती हैं ये शख्सियतें कि नहीं, ज़िंदगी जीनी है तो बड़े शान से जीने का सलीका और करीना सीखिए। शुक्रिया।